हाँ, तो हम थे थर्ड पॉइंट, कैलोर। अब वहाँ पर क्या है, ब्लड फ्लो आपने देखा है, जब भी इंसेक्ट बाइट कर जाता है तो क्या होता है, सबका देखा हुआ है ये चीज़, वहाँ पर रेडनेस आएगी, टेंडरनेस आती है, जिसकी वजह से क्या है, हल्का सा वहाँ पे टेम्परेचर राइज दिखाई देता है, फील होता है, वहाँ पर थोड़ी सी हीट फील होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि जो वेजोडाइलेशन हुआ है, वेजोडाइलेशन होने की वजह से जो ब्लड फ्लो वहाँ पर इंक्रीज हुआ है, उस ब्लड की वजह से। अब जैसे अगर हम देखें, ब्लड कैसा होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर अपन को क्या है, टेम्परेचर राइज फील होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो विच इज कॉज्ड बाई वेजोडाइलेशन। जो वेजोडाइलेशन हुआ है स्टमीन की वजह से, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से वहां पर हीट इंक्रीज हो जाएगी। अगला है फिर है डॉलर या पेन। अब टेंडरनेस होती है, वहां पर खिंचावट होती है, स्ट्रेचिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो नॉर्मल जो वहां का जो साइज था, वहां की जो लेयर है वो क्या है, इंक्रीज, वो अब स्ट्रेच हो रही है। किसकी वजह से? वो जो फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है उस वजह से, उन पर प्रेशर आ रहा है। अब प्रेशर आएगा तो नो डाउट वो स्ट्रेच होगी, और जब भी स्ट्रेच होगी तो टेंडरनेस फील होगी, वहां पर पेन फील होगा। तो ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम इडिमा, जो बाहर फ्लूइड आ रहा है, जो इडिमा हो रही है, जो फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ की जो टिश्यू है, वहाँ की जो कैपिलरीज है, उनके अंदर क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग होगी। और उस स्ट्रेचिंग की वजह से जब भी कोई नॉर्मल अपनी जगह से हिलेगा, जैसे अपनी जो स्किन लेयर है या मसल लेयर है, वो अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन अगर उनके स्पेस में कोई चीज आ गई तो नो डाउट उनको अपनी जगह से थोड़ा खिसकना पड़ेगा, स्ट्रेच होना पड़ेगा, और जब भी स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा, पेन होगा। ये 4 साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। एक पांचवा और बोला जाता है फंक्शन लीजा। क्या होता है? लॉस ऑफ फंक्शन। जिस जगह भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिस सेल में, जिस टिश्यू में, जिस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, जब इन्फ्लामेशन होगा तो उनका फंक्शन जो भी नॉर्मल वर्क करते हैं, उस फंक्शन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आपको मेन तो ये 4 याद रखने हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन। ये 4 कार्डिनल साइन हैं, 2 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं, बस यही आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा है तो किस पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू वो स्टार्ट होगा, मतलब कैसे कैसे, कौन सी पहले क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, कैसे पूरा इन्फ्लामेशन होगा, वो इसके अंदर है। तो इसके 2 कंपोनेंट है। पहला वेस्कुलर। अब इन्फ्लामेशन होगा तो चेंजेस किस किस के अंदर आएंगे, जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर चेंज आएगा। और चेंज किसके अंदर आएगा, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, इन दोनों के अंदर जो चेंजेस होंगे, इन चेंजेस के थ्रू ही पूरी प्रोसेस चल रही है इन्फ्लामेशन की, वही हमें देखना है। तो सबसे पहला चेंज है वेस्कुलर रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। दूसरा क्या है, सेलुलर रिएक्शन, जिसमें ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी के अंदर जो चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंज है वेस्कुलर चेंज। अब वेस्कुलर चेंज जो हो रहा है, ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो होते हैं 3। पहला वेजोडाइलेशन, देख लिया हमने, वेजोडाइलेशन होगा तो क्या हो रहा है, रेडनेस भी आ रही है और हीट भी हो रही है, वेजोडाइलेशन होगा। दूसरा चेंज क्या होगा, वेजोडाइलेशन अगर हो चुका है उसके बाद क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी देखेंगे आगे। फिर क्या होगा, जो उसका वेस्कुलर फ्लो है, जो ब्लड कैपिलरी के अंदर फ्लो हो रहा था, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उन उन तीनों चीजों की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन में क्या होगा, इट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। बात हो चुकी है इसकी कि जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन यानी कि कैपिलरी जो है वो, उसमें क्या है, वेजोडाइलेशन हो गया, वो फैल गई। तो ये सबसे पहला मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन, अब सबसे पहले किन किन चीजों में वेजोडाइलेशन होगा, सबसे पहले होगा आर्ट्रियोल्स के अंदर। आर्टरीज के अंदर क्या होगा, सबसे पहले वेजोडाइलेशन होगा। उसके बाद अगर कंटिन्यू बना रहा तो क्या होगा, छोटी छोटी जो भी कैपिलरीज हैं उनके अंदर
स्टार्ट हो जाएगा। कैपिलरी बेड इन एरिया, जिस उस एरिया में सबसे पहले किसके अंदर होगा, आर्टरी के अंदर होगा, फिर उसके बाद उस एरिया में जितनी भी कैपिलरी प्रेजेंट है उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन हुआ, ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सबसे पहले किसमें, आर्टरी में, फिर उसके बाद कैपिलरी में। सेकंड जो चेंज है वो है वेस्कुलर परमेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होगा, अब वेजोडाइलेशन हो गया है, जो ब्लड कैपिलरी पहले जितनी थी उससे वो डायलेट हो गई है, डायलेशन उसके अंदर हो गया है। तो उस अब डायलेशन हो गया है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, तो उसके जो पोर्स हैं उन पोर्स के थ्रू क्या होगा, जो अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो प्लाज्मा मटेरियल अंदर जो प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो WBC हो, चाहे वो प्लाज्मा प्रोटीन हो, फाइब्रिनोजन हो, कुछ भी हो, वो धीरे धीरे क्या है, बाहर आना, ब्लड कैपिलरी से बाहर आना स्टार्ट कर जाएंगे। देखो, ड्यू टू वेस्कुलर परमेबिलिटी, अब परमेबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो गई। एस्केप ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड, जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ल्यूकोसाइट है, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं इनटू एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, इसमें वो फ्लूइड जो कैपिलरी के अंदर है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम एडिमा पढ़ेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक है, उसके बाद ही अगला टॉपिक है एडिमा का, वो पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। इन्फ्लामेशन और एडिमा दोनों साथ ही पढ़ना आप, ये दोनों जब टॉपिक हो जाए तब एक बार आप वापस से इनको पढ़ना एक साथ। थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो। अब देखो, वेजोडाइलेशन हुआ है, वेस्कुलर तो जो फ्लूइड है, जिस रेट से पहले जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था उस रेट में क्या हो जाएगी, यानी कि जिस तेजी से फ्लूइड बह रहा था वो क्या है, उसमें कमी आ जाएगी। फ्लूइड फ्लो तो बढ़ जाएगा, वेजोडाइलेशन हुआ है तो फ्लो वैसे तो बढ़ जाएगा, अमाउंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसकी गति है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो द लॉस ऑफ, और क्या हो रहा है, दूसरी चीज क्या हो रही है, फ्लूइड कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो धीरे धीरे उस कैपिलरी में फ्लूइड का अमाउंट भी क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, कंसंट्रेट होता जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन है वो तो सारी बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। तो और जो उसमें RBC वगैरह जो बची हैं वो कंसंट्रेट फॉर्म में रहेंगी, जिससे उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो में, द लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ फ्लूइड क्यों, क्योंकि फ्लूइड जा रहा है बाहर, रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स, जो भी ब्लड सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन इन, क्योंकि सारा प्लाज्मा तो बाहर निकल गया, अब ये कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, ब्लड की कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा बाहर जा चुका है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, विच स्लो द ब्लड फ्लो। अब विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई तो जिस गति से जो फ्लूइड बह रहा था उस गति में क्या हो जाएगी, वो गति कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, उसकी फ्लो रेट जो है वो स्लो हो जाएगी। तो विच स्लो द ब्लड फ्लो कॉल्ड स्टेसिस। अब यहाँ से सारा काम स्टार्ट होगा WBC का, स्टेसिस हुआ, अब WBC फॉर्म में आएगी, वो बाहर निकलेगी, क्योंकि जब भी अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर लिक्विड अमाउंट ज़्यादा है तो वो सेल उस वॉल से चिपक नहीं पाएगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए ये सारी प्रोसेस हुई, WBC को बाहर निकालने के लिए सारा कुछ हो रहा है, आपको समझ आ रहा हो तो, क्योंकि ये अपनी बॉडी खुद कर रही है, बाहर से इनिशिएटिव मिला कोई भी एजेंट, लेकिन काम बॉडी कर रही है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली काम क्या करना है, उस एजेंट को मारना है। तो वेजोडाइलेशन हुआ, वेजोडाइलेशन से क्या हुआ, विस्कोसिटी इंक्रीज हुई, कंसंट्रेशन बढ़ी, कंसंट्रेशन अब बढ़ जाएगी, यानी कि जो फ्लो रेट है वो पहले से स्लो हो जाएगी। अब स्लो होगी तभी तो WBC, क्योंकि अगर फ्लो रेट कंटिन्यू वही बनी रही तो WBC का एडेशन नहीं हो पाएगा उस ब्लड जो वॉल है उससे, और वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये सारा जो काम हो रहा है वो WBC को बाहर निकालने के लिए हो रहा है। तो जो भी फ्लो रेट स्लो हुई है उसको क्या बोल दिया, स्टेसिस बोल दिया।
अब देखो, ये सब चीजें तो आपको अभी तक मेजर मेजर यही याद रखना है कि वेजोडाइलेशन हुआ, वेस्कुलर परमेबिलिटी में चेंजेस आए, इंक्रीज हुई, ब्लड फ्लो में चेंज हुआ, वेस्कुलर फ्लो में चेंज हुआ, लेकिन सारी कहानी यहाँ की है। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है इन्फ्लामेशन के लिए, और अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर में तो ये सफिशियंट है लिखने के लिए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से क्या हो रहा है। अब ये सब जो पढ़ा वो इतने से फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है कि बाहर से कोई रिस्पॉन्स मिला, कोई भी फॉरेन एजेंट की वजह से बाहर से रिस्पॉन्स मिला, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिला, जिसकी वजह से क्या होगा, मास्ट सेल एक्टिवेट हुई, उन्होंने क्या किया, हिस्टामिन को सिक्रीट किया। अब जो हिस्टामिन सिक्रीट हुआ है वो क्या काम करेगा, हम बात कर रहे हैं कि वेजोडाइलेशन होगा सबसे पहले, लेकिन वो वेजोडाइलेशन कर कौन रहा है, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन ने क्या किया, वेजोडाइलेशन किया। अब वेजोडाइलेशन हुआ तो 4 कार्डिनल साइन आपको याद रखने हैं। क्या क्या होगा, रेडनेस आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ गई, और क्या होगा, अब वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हुआ है। ये 3 चीज हुई। सबसे पहले क्या हुआ, हिस्टामिन आया, हिस्टामिन ने वेजोडाइलेशन किया, वेजोडाइलेशन ने 3 काम किए, वहां पे रेडनेस लाई, वहां पे हीट बढ़ाई, और ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया। अब ये 3 चीज हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब बोला कि जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, अब ये जो पॉइंट है वो तो है वेजोडाइलेशन तक, यहां से जो स्टार्ट होगा वो है सेकंड पॉइंट आपका, परमेबिलिटी का। वो कैसे, अब देखो ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, वहां पर क्या होता है, जो कैपिलरी है, आपने ये सुना होगा कि कोई भी चीज है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। कैपिलरी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये मैं आपको डिटेल में इडिमा के अंदर समझाऊंगी, वहां पर पूरी बात हम इसी की करेंगे। अभी आपको इतना सा याद रखना है कि जो कैपिलरी है उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कैसे होगा, हम एडिमा में बात करेंगे। जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से क्या है, हम ये बोल रहे हैं ना कि स्वेलिंग आएगी, लेकिन स्वेलिंग कब आ रही है, जब फ्लूइड बाहर आ रहा है। अब तो जो प्रेशर बढ़ा है उसकी वजह से ट्रांसुडेट कम आउट, जो अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परमेबिलिटी बढ़ रही है। परमेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो पोर्स है उनके थ्रू जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर आना स्टार्ट हुआ। और उसका आना स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी इंक्रीज। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, परमेबिलिटी बढ़ गई। अब उसकी वजह से क्या होगा, मान लो पहले तो क्या हुआ, नॉर्मल प्लाज्मा ही आना स्टार्ट हुआ। देखो अभी एक चीज पढ़ेंगे आप, यहाँ देख लो, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ऐसे कोई काम की चीज नहीं है पर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, एक्सुडेट में क्या होता है, सेल्स भी बाहर आने लग जाएं, फाइब्रिनोजन, बड़ी बड़ी जो प्रोटीन्स हैं वो भी बाहर आने लग जाएं फ्लूइड के साथ, तो उस फ्लूइड को बोलेंगे एक्सुडेट। ठीक है, और अगर ट्रांसुडेट, अब देखो एक डिफरेंस और होता है। ट्रांसुडेट फ्लूइड को कब बोलते हैं, जब अगर कैपिलरी और जो बाहर का जो स्पेस है उसके अंदर प्रेशर में डिफरेंस आ जाए, यानी कि क्या बोलते हैं अब, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उस फ्लूइड को नाम देंगे ट्रांसुडेट। अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से, किसी बाहर के किसी एजेंट या इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड का लीकेज अगर टिश्यू से हो रहा है तो उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्सुडेट। ठीक है, एक तो डिफरेंस होता है इनमें ये। ट्रांसुडेट कब बोलेंगे, अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो ट्रांसुडेट, किसी इन्फेक्शन या और कोई केमिकल एजेंट की वजह से अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सुडेट। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ट्रांसुडेट के अंदर नॉर्मल प्लाज्मा ही होगा, उसके अंदर प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, डब्ल्यूबीसी ये सब नहीं होगा। एक्सुडेट के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, प्रेशर में डिफरेंस आया। ठीक है, इंक्रीज हो गया अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, फ्लूइड बाहर आ रहा है, उसको बोल दिया ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट कम आउट। फिर क्या हुआ, परमेबिलिटी कंटिन्यू बढ़ रही है।
अब क्या होगा, परमेबिलिटी के कंटिन्यू बढ़ने की वजह से प्रोटीन भी अगर आना स्टार्ट हो गया, प्रोटीन कम आउट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, तो प्रोटीन अगर बाहर आ रहा है उस फ्लूइड के साथ तो उस फ्लूइड का नाम हो जाएगा एक्सुडेट। दोनों है तो फ्लूइड, अगर प्रोटीन साथ है तो एक्सुडेट, प्रोटीन नहीं है या है तो बहुत बहुत कम है तो उसको ट्रांसुडेट बोलेंगे। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सुडेट व ट्रांसुडेट का कलेक्शन हो जाएगा। अब अगर परमेबिलिटी बढ़ गई, पोर साइज बढ़ गया, पहले मान लो पोर साइज कम है तो प्रोटीन बाहर नहीं आ रही, अगर धीरे धीरे परमेबिलिटी इंक्रीज होती गई, पोर साइज इंक्रीज होता गया तो प्रोटीन भी बाहर आएगी। तो यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें एक्सुडेट और ट्रांसुडेट दोनों इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये सारा फ्लूइड जब बाहर आ चुका है तो जो, अब ये सारी कहानी किसके बीच में चल रही है, ये सारी कहानी चल रही है ब्लड कैपिलरी और बाहर का जो स्पेस है उसके बीच में। ठीक है, अब कैपिलरी का सारा फ्लूइड आ चुका है बाहर, अब फ्लूइड बाहर आ चुका है तो नो डाउट उसकी कंसंट्रेशन कैपिलरी के अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और विस्कोसिटी अगर बढ़ गई तो ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो, अब तीसरी कहानी, तीसरा पॉइंट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक सेकंड पॉइंट रहा, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, अब स्टार्ट हो रहा है थर्ड पॉइंट, वेस्कुलर फ्लो में क्या चेंजेस आएंगे। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ब्लड कंसंट्रेशन उस ब्लड की बढ़ गई है तो सेल जो उसके अंदर है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, वो क्या है, उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब उनका मूवमेंट अगर स्लो हो जाएगा तो वो कैपिलरी की वॉल से क्या हो जाएंगी, चिपकना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आगे की कहानी जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट करने वाली है डब्ल्यूबीसी, वो यहाँ से होगी। अब क्या हुआ, चेंजेस स्टार्ट इन सेल, कौन कौन सी सेल में चेंज होंगे देखते हैं। देखो, अब क्या हो रहा है, मेन अब पूरा अपना जो काम डिपेंड है वो किस पे है, डब्ल्यूबीसी करेगी, सारी कहानी डब्ल्यूबीसी के हाथों में, डब्ल्यूबीसी करेगी सारा काम। चेंजेस किसके अंदर देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के अंदर। देन अ क्रिटिकल फंक्शन इज टू डिलीवर ल्यूकोसाइट, अब जो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो चुका है, अब सारी कहानी आएगी डब्ल्यूबीसी पे, अब डब्ल्यूबीसी फॉर्म में आएगी, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होगी, अब वो काम करना स्टार्ट करेगी। तो जो ल्यूकोसाइट है या डब्ल्यूबीसी है वो क्या होगी, एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट द ल्यूकोसाइट, जहां भी इंजरी हुई है, जहां भी इन्फ्लामेशन चल रहा है उस जगह आके क्या है, ब्लड फ्लो क्या हुआ, उस जगह इन्फ्लामेशन की वजह से बाद में वेस्कुलर चेंजेस जब आए तो ब्लड फ्लो क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, जो डब्ल्यूबीसी है वो एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होने की वजह से अब डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, डब्ल्यूबीसी की अपनी बॉडी में ज़रूरत क्या है, वो रोल करती है डिफेंस में, तो वो करेगी होस्ट को डिफेंस। अब देखो वापस पढ़ती हूँ, देन अ क्रिटिकल फंक्शन इज टू डिलीवर ल्यूकोसाइट टू द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ इंजरी हुई है वहां पर डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होगी, एंड टू एक्टिवेट द ल्यूकोसाइट टू परफॉर्म, अब उसका जो मेन काम है, क्या काम है, डिफेंस का, उसके लिए डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट कर दिया गया। मतलब इतना सब कुछ हुआ है, वेजोडाइलेशन हुआ है, सारी कहानी हुई किस लिए है, इस डब्ल्यूबीसी की खातिर, इस डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करना है हमें, इसलिए इतना सारा मामला हुआ है। अब क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हुई, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, वेजोडाइलेशन स्टार्टिंग में किस वजह से, क्योंकि अब यहाँ पर ब्लड फ्लो डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है ब्लड की, फ्लूइड बाहर आ चुका है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ब्लड फ्लो क्या है, डिक्रीज हो गया। अब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो चुकी है, अब वो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, जो कैपिलरी की जो वॉल है उस तरफ आना स्टार्ट कर जाएगी, उस तरफ वॉल की तरफ वो आएगी कैपिलरी की। तो डब्ल्यूबीसी मूव स्लोली अलोंग द एंडोथीलियम, अ प्रोसेस कॉल्ड रोलिंग, रोलिंग प्रोसेस, माइग्रेशन के थ्रू वो कैपिलरी की वॉल की तरफ डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करेगी। अब जब वो उस तरफ मूवमेंट करेगी तो मूवमेंट करते करते वो वहां पर क्या करेगी, अडेशन करेगी, वहां पर वो चिपकना स्टार्ट करेगी। तो ल्यूकोसाइट अडेयर फर्मली टू एंडोथीलियम, दिस मैकेनिज्म कॉल्ड अडेशन।
माइग्रेशन रोलिंग प्रोसेस की तरफ वो उधर की तरफ आई, किधर, ब्लड कैपिलरी की वॉल की तरफ। वहां पर आके वो अडेशन करेगी कैपिलरी की वॉल से, क्योंकि उसको निकलना है बाहर। तो वो जब कैपिलरी की वॉल से डब्ल्यूबीसी को बाहर निकलना है, तो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले उससे क्या करेगी, अडेशन करेगी, वहां आके रुकेगी, तभी तो बाहर निकल पाएगी। वरना अगर वो ब्लड के साथ बहती रही तो वो बाहर कैसे निकलेगी। तो वो पहले वहां आके क्या करेगी, अडेशन करेगी। इसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, कौन सा, ये मूवमेंट याद रखना है आपको, डायापेडेसिस। इस मूवमेंट के थ्रू वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आती है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसके बाद डब्ल्यूबीसी डायापेडेसिस, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी अक्रॉस द एंडोथीलियम। जो ब्लड कैपिलरी के एंडोथीलियम है उससे माइग्रेट करके कहाँ आ रही है, कौन से मूवमेंट के थ्रू, डायापेडेसिस के थ्रू बाहर आ रही है। मूवमेंट द्वारा कैपिलरी से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आती है। अब यहाँ आ गई, अब करेगी यहाँ पे आके फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आफ्टर एक्स्ट्रा वेसेशन, यानी कि जो फ्लूइड बाहर आ चुका है, जो डब्ल्यूबीसी बाहर आ चुकी है, तो अब डब्ल्यूबीसी अपना पूरा काम यहाँ से शुरू करेगी। तो डब्ल्यूबीसी इमिग्रेट इनटू टिश्यू टुवार्ड द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पर भी कोई एजेंट आया है, जहाँ पर भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी उधर की तरफ जाना शुरू करेगी। ठीक है, अब क्या करेगी डब्ल्यूबीसी, जिससे वो इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, केमिकल ग्रेडियंट, कीमोटैक्सिस, ये सिक्रीट करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से क्या है, वो इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और क्या करेगी डब्ल्यूबीसी, उन्हें अट्रैक्ट करके एनगल्फ कर लेगी, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो क्या हुआ, टिश्यू की तरफ डब्ल्यूबीसी जा रही है along a chemical gradient of process known as chemotaxis. The substance that act as a chemoattractant may be exogenous. अब जो substance है जो कीमो अट्रैक्ट का काम कर रहा है, जो उस पार्टिकल को डब्ल्यूबीसी के पास या डब्ल्यूबीसी को उस पार्टिकल के पास जाने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक्सोजीनस भी हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं, और वो खुद की सेल द्वारा प्रोड्यूस इंटरल्यूकॉन्स, इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइंस कुछ भी हो सकते हैं, जिससे क्या है, डब्ल्यूबीसी उधर की तरफ अट्रैक्ट होगी, उस पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी अट्रैक्ट हुई, उधर गई उन साइटोकाइंस की वजह से, तो ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हुई, और एक्टिवेट होके जो फॉरेन पार्टिकल है उसका क्या कर लेती है डब्ल्यूबीसी, फेगोसाइटोसिस। तो ये सारा प्रोसेस होता है, यानी कि अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन कहाँ से शुरू होके कहाँ के खत्म हुआ, फेगोसाइटोसिस पे। मेन मोटिव क्या था अपने डिफेंस मैकेनिज्म का, कि जो भी कोई बाहर से आया उसको खत्म करो, और उसको खत्म करने के लिए इतनी सारी कहानी हमने पढ़ी। सबसे पहले वेजोडाइलेशन हुआ, फिर परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, वेस्कुलर फ्लो बाद में डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी बाहर मूवमेंट करके अडेशन और डायपिटेसिस के थ्रू बाहर आई। बाहर आके क्या हुआ, कीमोटैक्सिस वाली जो प्रोसेस हुई, उससे क्या है, जो पार्टिकल है उनको अट्रैक्ट किया और उनको क्या कर लिया, फेगोसाइटोसिस कर लिया। फिर उसके बाद है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये सारी कहानी थी किसकी, एक्यूट इन्फ्लामेशन की। अब है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होगा, अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन अगर बना रहता है, तो अब देखो इन्फ्लामेशन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो चीजें होंगी, सेल डिस्ट्रॉय भी होगी, सेल रिपेयर भी होगी। ठीक है, तो वो सारी कहानी किस में भी चलेगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में भी चलेगी, कि कुछ सेल हैं जिनका डिस्ट्रक्शन जरूरी है, वो डिस्ट्रक्ट होंगी, उन वो डैमेज होंगी, और जो रिपेयर हो सकती हैं, जो नई बन सकती हैं, वो भी साथ साथ इसमें चलेगा। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज ऑफ प्रोलोंग्ड ड्यूरेशन, लंबे टाइम से चल रहा है, इन विच एक्टिव इन्फ्लामेशन टिश्यू डिस्ट्रक्शन। अब क्या है, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन कंटिन्यू अगर बना रहा, तो उसमें क्या है, जिन टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होना है या जिनका रिपेयर होना है, वो दोनों प्रोसेस क्या है, साइमल्टेनियसली साथ साथ ये दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, तो उसको क्या बोल दिया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, दो तरीके का होगा, दो तरीके से होगा, इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्फ इन्फिल्ट्रेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन, यानी कि जिन टिश्यू का डिस्ट्रक्शन जरूरी है वो टिश्यू डैमेज होंगे, डिस्ट्रक्ट होंगे, और जिनका रिपेयर होना जरूरी है वो रिपेयर भी होंगे। तो ये दोनों कहानी किस में चल रही है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में।
तो देखो टिश्यू डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, कैसे टिश्यू डिस्ट्रक्ट होगा। अब सारे सबको खत्म तो डब्ल्यूबीसी करेगी, मैक्रोफेज ही करेगी, ये सारी कहानियां तो इन्फ्लामेशन हो ही उनकी खातिर रहा है। तो ये सारा काम किसका होगा, मैक्रोफेज का या डब्ल्यूबीसी का, या ल्यूकोसाइट जो भी आप बोलना चाहो। तो ये क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक्टिवेट मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज या डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हुई है, अभी हमने पढ़ा सिक्रीट करती है कीमोटेक्सोसिस, जो भी वो या इंटरल्यूकॉन्स या जो भी जो मटेरियल सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो रही है, वो क्या काम करेगी, सिक्रीट अ प्रोडक्ट विच एलिमिनेट। जो प्रोडक्ट मैक्रोफेज सिक्रीट कर रही है उसकी वजह से या तो क्या होगा, एलिमिनेट इंजीरियस एजेंट, उसको एलिमिनेट कर देगी, बाहर निकाल देगी। ये वही लाइन है जो हमने सबसे पहले पढ़ी है कि उनको बाहर निकालना, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करना, जो सेल डेथ हो चुकी है उसको भी बाहर निकालना। ये सारा काम चलेगा इन्फ्लामेशन में, वही बात आ रही है यहाँ पर। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इतना कुछ है नहीं। तो ये क्या हुआ, जो मैक्रोफेज एक्टिवेट हुई हैं वो क्या करेंगी, जो इंजीरियस एजेंट है उसको एलिमिनेट करेंगी, चाहे वो माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या और कोई केमिकल या फिजिकल कुछ भी एजेंट हो, उसको बाहर निकालेंगी, एलिमिनेट करेंगी। और क्या करेंगी, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, रिपेयरिंग भी इसी के अंदर स्टार्ट होगी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन चलता रहा तो क्या होगा, सेल का रिपेयर भी होगा, सेल डिस्ट्रक्ट भी होंगी, जो पार्टिकल बाहर से आया उसको भी बाहर निकाला जाएगा। दीज मीडिएटर ऑल्सो कॉज टिश्यू इंजरी, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ दीज आर टॉक्सिक्स टू होस्ट। अब ये जो बाहर से या ये सिक्रीट हो रहे हैं या जो बाहर से आए हैं, इनकी वजह से टिश्यू इंजरी होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, डब्ल्यूबीसी इनको बाहर निकाल रही है, बाहर निकाल रही है, फेगोसाइटोसिस कर रही है। हो सकता है उसमें खुद की बॉडी की कुछ सेल डैमेज हुई हो, तो टिश्यू इंजरी होगी। और क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन वन ऑफ द हॉल मार्क ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हम पहचानेंगे कैसे, कि लंबे टाइम तक उस ऑर्गन में या फिर उन सेल्स में इन्फ्लामेशन चलता रहा, यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है लंबे टाइम तक, तो वहाँ जिनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर भी क्या होगा, उन जो अपनी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें भी क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। और वही क्या है, पहचान है किसकी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। तो इतना तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे